हेलो, नमस्ते। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, सो नमस्ते, गुड इवनिंग आप सबको। सबसे पहले तो मैं यूपीएससी टाइम को धन्यवाद देना चाहूँगा मुझे अपॉर्चुनिटी देने का, आप सभी से इंटरेक्ट करने का। सो मेरा नाम है श्रवण मुंदड़ा। मैं गोंदिया डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। एंड इसके अलावा मैं अपने बारे में आपको थोड़ा जानकारी दे देता हूँ, मेरा परिचय करा देता हूँ। मेरी फैमिली में मेरे माता पिता है और एक बड़ा भाई है। माता मेरी मदर हाउसवाइफ है और मेरे फादर एक छोटा सा बिजनेस चलाते हैं। एंड इसके अलावा मेरे बड़े भाई ने एमबीए किया एंड वो प्राइवेट सेक्टर कंपनी में काम करते हैं। एंड मेरे बारे में मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने इसके पहले अपना कक्षा 10वीं 12वीं गोंदिया से ही किया है, 12वीं नागपुर से किया है। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए बीकॉम ऑनर्स करने दिल्ली गया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की। उसके बाद मैंने एमबीए किया आईआईएम कलकत्ता से। एंड एमबीए के बाद 2 साल तक मैंने एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी में काम किया, कंसल्टिंग का मेरा रोल था। एंड उसी दौरान मुझे यूपीएससी की तरफ थोड़ा रुझान हुआ एंड मैंने डिसाइड किया कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता हूँ और प्रयत्न करना चाहता हूँ कि मैं एक सिविल सर्वेंट बन पाऊँ। तो मैं इसका आपको पहले ही मैं आपको साझा करना चाहूँगा कि मेरा रीज़न क्या था। बहुत लोग पूछते हैं व्हाई सिविल सर्विस, स्पेशली आफ्टर completing graduation, completing MBA from a premier institute and working in a good private sector job। तो मेरा सिविल सर्वेंट सर्विस के लिए अटेम्प्ट करने के दो मेन रीजंस थे। एक तो सबसे पहला रीजन है द पावर टू ब्रिंग सोशल चेंज। देखिए, आप सोशल चेंज और भी तरीकों से ला सकते हैं। आप एनजीओ में काम कर सकते हैं, आप कोई अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, या फिर आप कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी में काम करके भी अच्छा काम करके लोगों का भला कर सकते हैं। बट सिविल सर्विस एक आपको डायरेक्ट अथॉरिटेटिव पोजीशन देती है जिससे आप डायरेक्ट इम्पैक्ट कर पाए। साथ ही साथ अगर आप एक अच्छा उदाहरण बनते हैं तो आप दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनते हैं। तो यू कैन ब्रिंग चेंज नॉट जस्ट बाय योरसेल्फ बट ऑल्सो फ्रॉम बीइंग एन एग्जाम्पल टू अदर्स एंड अदर्स वुड सेट फॉलो द लीड दैट यू सेट। सेकेंड रीजन मेरा था कि सिविल सर्विस हैव अ लॉट ऑफ प्रेस्टीज इन इंडिया which is literally unparalleled, and for a middle class person it is very important to have some kind of recognition in the society, and civil servant service gives that platform to us। तो ये मेरे दो मेन रीजंस थे सिविल सर्विस करने के लिए। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपने सक्सेस का क्रेडिट किसको दूंगा। एक कोट है इंग्लिश में, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। तो मेरी सक्सेस जो इस बार इतनी अच्छी रैंक आई है उसके उसके लिए मैं बहुत लोगों का आभारी हूँ। सबसे पहले तो मेरे फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, मेरे पेरेंट्स, मेरे ब्रदर, मेरे क्लोज रिलेटिव्स, साथ ही साथ मेरे क्लोज फ्रेंड्स। साथ ही साथ जर्नी में भी मुझे काफ़ी ऐसे लोग मिले जिन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की है बाय बीइंग मेंटोर्स। सीनियर जो होते हैं, मेरे कॉलेज के सीनियर थे या उनके भी कोई कॉन्टैक्ट्स थे जो सिविल सर्विस में आ चुके हैं। तो जैसे मैं आज आपको अपने एक्सपीरियंस से मैं चीज़ें बता पा रहा हूँ, ऐसे कई लोगों ने मुझे चीज़ें बताई जिसके बदौलत ही मैं ये रैंक अचीव कर पाया। एंड इसके अलावा मेरे दोस्त जिन्होंने
एक हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखा है मेरे लिए, तो एक मोटिवेटेड रहता था मैं उस वजह से हमेशा. सो that's very important that you have a good positive environment around you, so that आप हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ाई करते रहे, क्योंकि ये लंबी जर्नी हो सकती है. एंड इट्स जैसा काफ़ी लोग कहते हैं कि इट्स अ मैराथन, इट्स नॉट अ रेस. तो आपको इसके लिए निरंतर प्रयास करना होगा, और उसके लिए आपको एक सपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है. एंड मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू की. एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम आपके क्वेश्चंस ले सकते हैं, उसका आंसर दे सकते हैं. सो प्रीलिम्स के प्रीलिम्स के लिए मैंने घर से ही पढ़ाई की थी, वैसे सेल्फ स्टडी की थी. ये भी एक बात मैं आपसे बताना चाहूँगा कि सेल्फ स्टडी करके भी आप ये एग्ज़ाम निकाल सकते हैं घर से पढ़कर. आजकल तो ऑनलाइन मटेरियल सारा अवेलेबल हो गया है. आपको कोई भी मटेरियल के लिए दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है. दिल्ली में आपको और भी कामों में आपका टाइम चले जाता है, जिससे आपका वो टाइम जो आप पढ़ाई में यूज़ करते थे वो नहीं बच पाएगा. तो आई वुड से कि अगर आपके घर में एक स्टेबल एनवायरनमेंट है, घर में पढ़ने की जगह है, या फिर कोई आसपास के शहर में भी आप जा सकते हैं, दिल्ली जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. स्पेशली in the digital world we live in, where practically everything is available on social media or any online platform, on Telegram, on YouTube. So self study was my preferred mode. So मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2022 के जून से. जून में मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी, और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग द फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिया था विदाउट एनी प्रिपरेशन. सो आई बैडली फेल्ड इन प्रीलिम्स दैट ईयर, बट आई न्यू दैट आई वाज गोइंग टू फेल. सो after that, I gave my first sincere attempt in 2023. I failed the prelims by 2.5 marks. उसके बाद मैं काफ़ी निराश हुआ था उस रिजल्ट से, बट मैंने हार नहीं मानी, और मैंने वापस कोशिश की, दोबारा इस जंग में लग गया. एंड काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, प्रीलिम्स की एकदम ऐसी शॉर्ट स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश की कि पेपर कैसा भी आ जाए मुझे फेल नहीं होना है. तो उस प्रयास में मैंने अबाउट 100 मॉक टेस्ट दिए होंगे प्रीलिम्स के. एंड मैं डेली उसके अलावा भी एमसीक्यू सॉल्व करता था. एक वेबसाइट है इनसाइट आईएएस, उस पर डेली वो लोग करंट अफेयर्स के 10 एमसीक्यूज अपलोड करते हैं, तो मैं वो सॉल्व करता था. एंड उसके अलावा पीवाईक्यूज मैंने 93 ऑनवर्ड्स पिछले 30 साल के सारे पीवाईक्यूज किए थे. पीवाईक्यूज में दूसरे एग्जाम्स के भी देखता था, जैसे अपने यूपी पीसीएस हो गई है, एमपीएससी, या झारखंड की जो पीएससी एग्जाम है, बिहार, उड़ीसा, जो भी स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्जाम्स है, उन सारे के पीवाईक्यूज में सॉल्व करता था. इसके लिए टेलीग्राम पे काफ़ी अच्छा चैनल है, यूपीएससी एमपीएससी प्रीलिम्स क्विज नाम का कुछ एक चैनल है. उसमें आप सारे सिविल सर्विस के एग्जाम्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा सोर्स था. ये मैं कभी भी लंच कर रहा हूँ, डिनर कर रहा हूँ, तब मैं साथ में ये भी देख लेता था, सॉल्व कर लेता था, ताकि मैं अपने टाइम का पूरा यूटिलाइजेशन कर सकूँ. तो इस जर्नी में, प्रीलिम्स की स्पेशली जर्नी में, मैंने एक कॉन्सेप्ट सीखा, इट्स कॉल्ड गेमिफिकेशन. तो इसका अर्थ ये होता है कि आप अपने पढ़ाई को एक गेम के तरह बनाइए. ऐसा बनाइए कि आपको पढ़ाई में बोर ना हो, आप प्रोसेस को एंजॉय कर पाए. तो उसके लिए मैं इसलिए इतने मॉक टेस्ट देता था, इतने क्वेश्चन सॉल्व करता था, ताकि मैं अपने प्रीवियस स्कोर को बीट कर पाऊँ. मान लो मैंने आज 10 में से 6 क्वेश्चन सही किए, तो मैं ट्राई करता था कि कल मैं 10 में से 7 या 8 सही करूँ. उसके अलावा मैं ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करूँ. आज अगर मैं 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो कल मैं 100 क्वेश्चन सॉल्व करूँ. तो मेरा कंपटीशन मैं खुद से रखता था. हम इसको यूपीएससी की जर्नी को एक रेस समझते हैं कि जिसमें हम सबसे कम्पीट कर रहे हैं, बट एक्चुअली हमारा सबसे बड़ा कंपटीशन हम खुद ही है. अगर हम प्रयास करते रहेंगे कि हम दिन ब दिन बेहतर करें, तो पूरी आशंका है कि हम अपनी मंजिल हासिल कर पाएंगे. ये प्रीलिम्स के स्टैंडर्ड सोर्सेस ही यूज़ किए मैंने. लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, शंकर आईएएस फॉर एनवायरनमेंट,
ज्योग्राफी के लिए मैंने क्लास 11-12 की एनसीईआरटी एंड जी सी लियोंग करके एक बुक आती है, वो यूज़ की थी। एंड इकोनॉमिक्स के लिए मृणाल सर के नोट्स यूज़ किए थे। उसके बाद विवेक सिंह के एमसीक्यूज भी सॉल्व किए थे। आई थिंक ये मेजर सब्जेक्ट्स है। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया यूज़ की थी एंड एंशियंट एंड मिडीवल के लिए तमिलनाडु की क्लास 11 की बुक यूज़ की थी। दीज वर माई मेन सोर्सेज। इसके अलावा मैं ज़्यादा सोर्सेज यूज़ नहीं करता था। करंट अफेयर्स के लिए यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखता था एंड पीटी 365 रेफर किया था। साथ ही मैं जितने मॉक्स सॉल्व करता था, मैंने प्रीलिम्स के पहले 100 मॉक्स कर लिए थे, तो उसमें मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर्स ऐसे ही कवर हो गए थे। तो मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट सीरीज एंड टू एंड कंप्लीट कीजिए। 35 टेस्ट की एक सीरीज होती है एंड उसके अलावा भी आप ओपन मॉक टेस्ट होते हैं वो देते रहिए। So this was my strategy for prelims, very much based around giving mocks and also revising from a limited set of sources. Apart from this, फिर हम मेंस पे आते हैं। मेंस मेंस में पीवाईक्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगेन, एंड टॉपर्स की कॉपीज होती है। आप टॉपर्स की कॉपीज रेफर कीजिए, स्पेशली उन सब्जेक्ट के लिए जिसमें वो टॉपर्स ने एक्सेप्शनली स्कोर किया है। तो जैसे अनिमेश प्रधान जी, जिनका ए आर 2 आया था 2023 में, उनकी कॉपीज काफ़ी अच्छी है, आप वो रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप हर साल के टॉपर्स, सब्जेक्ट वाइज टॉपर्स की लिस्ट देखिए और उनके रिसोर्सेस यूज़ कीजिए। आपको टॉपर्स के टेलीग्राम पे वो सारे इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस मिल जाएंगे, या फिर आप कोई मॉक ये कोचिंग की वेबसाइट्स पे भी आपको ये सारे सोर्सेज टॉपर कॉपीज मिल जाएगी। मैं फिर GS1 से GS4 की बात करना चाहूँगा। GS1 में आपको आई थिंक जनरल आइडिया हो गई, मैं आपको स्पेसिफिक चीज़ें बताना चाहूँगा जो करके आप अपना स्कोर और इम्प्रूव कर सकते हैं। GS1 में आप मैपिंग पे खासा ध्यान दीजिए। मेरे लास्ट ईयर GS1 में 84 मार्क्स आए थे, विच वॉज बिलो एवरेज, एंड दिस ईयर माई स्कोर वॉज 115, विच वॉज अमंग्स द हाइएस्ट। तो मेरा अनुमान है कि इसका मेजर रीजन रहा है कि मैंने काफ़ी सारे मैप्स बनाए थे, एटलीस्ट 8 to 10 मैप्स बनाए थे इस बार, मैप्स या डायग्राम्स बनाए थे ओवरऑल GS1 में। तो आप ट्राई कीजिए कि जब आप आंसर लिखते हैं तो GS1 में मैप्स बनाइए या डायग्राम्स बनाइए। जैसे अगर आर्ट एंड कल्चर का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो टेम्पल का डायग्राम बनाइए। कोई रिसोर्स का कि जैसे ऑयल रिसोर्सेज कहाँ पे है इंडिया में या वर्ल्ड में, उसका क्वेश्चन आ रहा है तो आप वर्ल्ड का मैप बनाइए, इंडिया का मैप बनाइए। इससे काफ़ी आपका स्कोर इंप्रूव होगा। स्पेशली ज्योग्राफी का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है मेंस में, तो आप ये सब्जेक्ट को इग्नोर मत कीजिएगा। एक क्वेश्चन आ रहा है, व्हाई मोस्ट पीपल फेल इन प्रीलिम्स इन यूपीएससी, व्हाई इट इज डिफिकल्ट स्टेज फॉर मोस्ट पीपल। एक्चुअली डिफिकल्टी तो यही है कि रेशियो ऑफ सक्सेस इज वेरी लेस। 10 से 15 लाख लोग एग्जाम देते हैं एंड कट ऑफ ऐसा ही निकाला जाता है कि 15,000 लोग ही पास हो रहे हैं। तो आई थिंक 99% लोग वहीं पे फेल हो जाते हैं। तो उसके लिए वही आपको प्रीलिम्स की एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनानी होगी। आपको इतने टेस्ट देने पड़ेंगे, इतने पीवाईक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे कि आपको क्वेश्चन देख के डर ना लगे, एक फेमिलियरिटी रहे कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है प्रीलिम्स में, जो मेरा 2023 के अटेम्प्ट में मिसिंग था। तो आप कॉन्फिडेंट रहिए और आराम से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए एंड साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कीजिए, तो आप डेफिनेटली प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे। मैंने GS1 की बात की। GS2 के लिए 2-3 मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। GS2 के लिए आप आर्टिकल्स, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो अपने आंसर्स में लिख लिए। केस लॉस लिखिए। KS पुट्टास्वामी एक काफ़ी फेमस केस लॉ है। ऐसे आपको कुछ 30-40 केस लॉस तो याद कर लेने चाहिए, जो अलग अलग टॉपिक्स में आप यूज़ कर सकते हैं। डेटा पॉइंट्स भी यूज़ कीजिए, स्पेशली सोशल जस्टिस में। SDGs है जो हमारे UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, उनको याद कर लीजिए। वो काफ़ी जगह आप कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं। तो GS3 में भी आप डेटा ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, एग्जाम्पल यूज़ कीजिए, गवर्नमेंट की स्कीम्स का नाम यूज़ कीजिए। GS4 में आप फ्रेश एग्जाम्पल्स यूज़ करने की कोशिश कीजिए।
होता क्या है कि आप कोचिंग का मटेरियल करते हैं तो सब कोई वही एग्जांपल यूज करता है, बट ऐसे में आपको अबव एवरेज मार्क्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप फ्रेश एग्जांपल्स यूज कीजिए। फॉर एग्जांपल अभी हमारे एक आईएएस ऑफिसर है रिंकू सिंह राही, काफी न्यूज में है। उन्होंने एक करप्शन का स्कैम का विसल ब्लो किया था। तो ऐसे आप फ्रेश एग्जांपल्स जो न्यूज में चल रहे हैं उसका अपना अपने अपने नोट्स में बना लीजिए। उसके अलावा आप कोट्स का यूज कर सकते हैं। बड़े बड़े जो हमारे महान फिलोसोफर्स और ऑथर्स रह चुके हैं, जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल, इवन गांधी जी या रविंद्रनाथ टैगोर, इन लोगों के कोट्स का आप यूज कीजिए, जिससे आपके आंसर में एक एज मिले, एक वैल्यू एड आए। एंड ओवरऑल मेंस में ये होता है कि आपको प्रेजेंटेशन पे काफी फोकस करना चाहिए। प्रेजेंटेशन एंड स्ट्रक्चर दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन के लिए एक तो स्पेसिंग सही होनी चाहिए, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। आप अगर आपकी राइटिंग लेजिबल नहीं है तो आप प्रैक्टिस कीजिए कि आपकी राइटिंग लेजिबल हो। एंड स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया उसमें 2 सब पार्ट्स है, तो आप दोनों सब पार्ट्स को इक्वल स्पेस दीजिए अपने आंसर में। जैसे 2 पेज का आंसर है तो एक पेज में पहला पार्ट कीजिए, दूसरे पेज में सेकंड पार्ट कीजिए। एंड आप ट्राई कीजिए कि आपके सारे पेज कंप्लीटली फिल हो रहे हैं, क्योंकि इट हैज अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। अगर आप पेजेस पूरे भर रहे हैं तो इवेल्युएटर को लगेगा कि आपको इसके बारे में जानकारी है। तो आप ट्राई कीजिए कि पूरा पेजेस फिल कीजिए, बट एट द सेम टाइम आप रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ही लिखिए। कुछ भी रैंडम लिख के आना तो गलत हो जाएगा, उसमें आपके लिए मतलब उसमें आपके मार्क्स कम ही हो सकते हैं। तो रेलेवेंट चीजें लिखिए एंड ट्राई कीजिए कि फुल पेजेस लिखिए। एसए का पेपर काफी डील मेकर या डील ब्रेकर हो सकता है। मेरे लास्ट ईयर ऐसे में 121 थे, विच वाज अ वेरी गुड स्कोर लास्ट ईयर, एंड दिस ईयर अनफॉर्चुनेटली माय स्कोर डिप डाउन टू 91, विच इज अ बिलो एवरेज स्कोर। सो आई वुड से कि ऐसे में आप फोकस कीजिए कि आपके ऐसे में ओरिजिनलिटी रहे। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा तो आपका ऐसे थोड़ा मैकेनिकल हो जाता है। तो आप ट्राई कीजिए कि 2-3 ही ऐसे आप लिखे। आप ये सब समझ लीजिए कि आप स्ट्रक्चर कर पा रहे हैं, आप सोच पा रहे हैं एक टॉपिक के बारे में, उसको प्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो उसके लिए आप 2-3 टॉपिक्स लिखिए। एंड फिर उसके अलावा आप टॉपर्स की कॉपीज पढ़िए या आर्टिकल्स पढ़िए, न्यूज आर्टिकल्स पढ़िए पढ़िए जर्नल्स जर्नल्स पढ़िए। तो आपको अपनी एक स्टाइल डेवलप करने में भी हेल्प होगी, आपके पास कंटेंट भी बनेगा। सो आई वुड से कि ऐसे में स्पेशली लाइक आई एम टेकिंग अ बिट ऑफ अ कॉन्ट्रेरियन अप्रोच हियर, कि जनरली लोग कहते हैं कि प्रैक्टिस इज द की टू बी सक्सेसफुल। आई वुड अग्री विद दैट फॉर रेस्ट ऑफ द पेपर्स, बट इन ऐसे आई वुड से कि आप थोड़ी ओरिजिनलिटी रखिए एंड ग्रामर एंड स्पेलिंग पे फोकस कीजिए। ऐसे में वो इम्पोर्टेंट होता है कि आपका ग्रामर सही है एंड आप स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं कर रहे हैं। तो ये है जीएस 1 to 4 एंड ऐसे की मेन स्ट्रैटेजी। मेरा ऑप्शनल था कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। ऑप्शनल आई थिंक डिसाइड करने के 2 रीजंस होने चाहिए। एक तो आपको उसमें इंटरेस्ट है, एंड दूसरा आपका उसमें एप्टीट्यूड है, कि आपको पता है कि आपने पहले भी नहीं पढ़ा है, तो आप वो पढ़ के आप उसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मतलब आपको टॉपिक जल्दी समझ आ रहा है, आप उस टॉपिक के बारे में सोच पा रहे हो, उस पर आंसर लिख पा रहे हैं। तो आई वुड से कि ऑप्शनल अगर आपको अपने अंडरग्रेड या पोस्ट ग्रेड सब्जेक्ट का नहीं लेना है, तो आप वैसा सब्जेक्ट लीजिए जिसमें आपकी रुचि है और जिसमें आपका एप्टीट्यूड है, ना कि आप केवल लास्ट ईयर के मार्क्स देख के ले। सो दिस वुड बी माय 2 वर्ड्स फॉर ऑप्शनल। इसके अलावा इंटरव्यू इंटरव्यू में आपने देखा होगा कई लोगों के काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आते हैं एंड कुछ लोगों के कम भी आते हैं। तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, 110 to 225 as someone mentioned in the comment section. आई थिंक इसमें एक्सेप्शनल स्कोर करना 2 चीज फैक्टर है उसमें। एक तो यू शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट। सेकेंडली इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डे। तो
अगर आपका दिन अच्छा है तो आप उस ऑप्शनल में सॉरी उस दिन इंटरव्यू में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। इंटरव्यू में मैंने एक सीख लिया है कि लास्ट ईयर मेरे इंटरव्यू में 168 मार्क्स थे एंड इस साल मेरे 184 मार्क्स थे। तो ये 16 मार्क्स का डिफरेंस इसलिए था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बेटर प्रिपेयर्ड था लास्ट टाइम से। हम लोग इंटरव्यू को थोड़ा हल्के में ले लेते हैं कि ठीक है एक इंटरव्यू तो है 30 मिनट का, बट दैट वुड बी द रॉन्ग अप्रोच। इंटरव्यू को भी आपको मेंस या प्री जैसे ही पढ़ना चाहिए। आप दिन के 8-9 घंटे पढ़िए इंटरव्यू के लिए। करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए, अपने बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा फोकस कीजिए, बट आप आवर्स उतने ही दीजिए। तो इंटरव्यू को भी उतना थॉरली प्रिपेयर करना चाहिए एट दिस स्टेज। तो ये आपके जर्नी में काफ़ी बाद में आएगा, तो मैं इंटरव्यू पे इतना ही बोलूँगा इस स्टेज पे। करंट अफेयर्स का काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि करंट अफेयर्स कैसे करना है और कितना टाइम लगाना है। मैंने पीटी 365 यूज़ की थी, करंट अफेयर्स की मैगजीन है विजन आईएएस की, इन माय 2024 अटेम्प्ट एंड 25 अटेम्प्ट में इसी मैगजीन का यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं कि वो 3 आवर में पीटी 365 को समराइज करके एक वीडियो बना देते हैं। तो मैंने वो यूट्यूब के वीडियो रेफर किए थे। मैं न्यूज़पेपर प्रीलिम्स के लिए रेफर नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि उसमें कॉस्ट बेनिफिट रेशो थोड़ा कम हो जाता है। मेंस में न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट होता है, बट प्रीलिम्स में आई वुड से कि मैगजीन्स पे ही आप ज़्यादा रिलाई कीजिए और एक ही सोर्स यूज़ कीजिए। मैं आपको अपनी सर्विस के बारे में बता देता हूँ अभी। लास्ट ईयर के रैंक के हिसाब से मुझे इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस मिली थी एंड उसमें मैंने अकाउंट्स सेक्शन लिया था। लास्ट ईयर तक अकाउंट्स, ट्रैफिक एंड पर्सनल सेपरेटेड नहीं थे, तो आपको सर्विस एलोकेट होती है, उसके बाद आपको खुद को ही सिलेक्ट करना होता था। इस साल आपको उन तीनों सर्विस प्रोफाइल्स के लिए अलग अलग प्रेफरेंसेस देने होंगे। Indian Railway Accounting Service, it's a Group A service in the railways, very prestigious service. हमारी ट्रेनिंग यहाँ पे अभी सिकंदराबाद में हो रही है एंड इट्स अ वेरी डाइवर्स सर्विस इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ वर्क यू डू। इट्स नॉट जस्ट अकाउंटिंग के साथ साथ आप फाइनेंस भी देखते हैं। आपको रेलवेज की पूरी समझ होनी चाहिए ताकि आप अपना काम सही ढंग से कर पाए। तो उसमें भी आप रेलवेज के बारे में काफ़ी कुछ सीखते हैं। डेप्यूटेशन अपॉर्चुनिटीज इसमें काफ़ी अच्छी है। आई वुड से अगर आप सर्विस प्रेफरेंसेस जब भरेंगे तो इंडियन रेलवे अकाउंटिंग सर्विस को भी आप एक अच्छे प्रेफरेंस ऑर्डर में रख सकते हैं। दिस ईयर आई एम एक्सपेक्टिंग टू ज्वाइन द इंडियन रेवेन्यू सर्विस, कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। द थिंग आई लाइक अबाउट दिस सर्विस इज इट्स अ वेरी डाइवर्स सर्विस। आपके पास कस्टम्स होता है, जीएसटी होता है, नार्कोटिक्स होता है, साथ ही साथ देर आर अ लॉट ऑफ डेप्यूटेशन अपॉर्चुनिटीज इन द मिनिस्ट्रीज एज वेल एज organizations such as CBI, NIA, ED, World Customs Organization. So this is about my service. अभी तो मैंने ज्वाइन नहीं किया, I'll be joining in August. So मैं आपको उसके बारे में और तब बता सकता हूँ। गुड सोर्सेस, हाँ गुड सोर्सेस अपार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ, ताकि आप आपके प्रिपरेशन में एक एज ला पाए। स्टैंडर्ड बुक्स तो आपको पता ही होगी, मैं बता चुका हूँ आपको। उसके अलावा गुड सोर्सेस है मैपिंग के लिए। मैपिंग में दो एस्पेक्ट होते हैं, एक वर्ल्ड मैपिंग और एक इंडिया मैपिंग। इंडिया मैपिंग के लिए यूट्यूब पे ही एक सीरीज है, प्लेलिस्ट है कॉल्ड भारत दर्शन बाय अंडरस्टैंड यूपीएससी। आप उसको रेफर कर सकते हैं। मैंने वो उसकी प्लेलिस्ट को 5 से 6 बार देखा था एंड दैट हेल्प मी सॉल्व द MCQs on geography mapping very well. I was able to get all of the questions on geography right this time, and I think a lot of credit goes to that playlist. उसके अलावा वर्ल्ड मैपिंग के लिए एक सेटरा करके वेबसाइट है, आप उस पर मैपिंग के क्विज खेल सकते हैं, तो आप एक बार वो भी चेक कीजिए। उससे आपको वर्ल्ड मैप्स का एक काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाता है। एंड साथ ही साथ वर्ल्ड मैपिंग एंड इंडिया मैपिंग दोनों के लिए आप पास 30-40 ईयर्स जितने भी आपको PYQs मिले वो देखिए। उन सब के आप ब्लैंक मैप्स प्रिंट कीजिए एंड उन सब के लोकेशंस उसमें मार्क कर दीजिए, क्योंकि यूपीएससी थीम्स रिपीट करता है, लोकेशंस भी रिपीट करता है।
तो वैसे करके आपको एक ब्रॉड आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्पेशली मैपिंग में, एंड इट्स अ वेरी लो कॉस्ट एंड हाई रिवॉर्ड एरिया। आप थोड़ी सी मेहनत करके इसमें 3 से 4 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, विच इज +6 to +8 मार्क्स, विच इज अ बिग डिफरेंस मेकर इन प्रीलिम्स। सेकेंडली, एक हैंड रिटन पीवाईक्यूज की बुक है बाय आईएएस हब। सो हमारे साथ ऐसा होता है कि पीवाईक्यूज के जो बुक्स इसके पहले तक होते थे, वो वो मोस्टली प्रिंटेड होते थे, हैंड रिटन नहीं होते थे। मतलब टॉपर जैसे लिखते हैं एक्चुअल वैसे आंसर नहीं होते थे। आपको इसमें वैसे आंसर मिल जाएंगे। कुछ टॉपर्स ने मिलके इनिशिएटिव लिया था, एंड आपको इसमें एक डिसेंट लेवल के आंसर्स मिल जाएंगे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपके आंसर कैसे होना चाहिए। आप उसको देख के आप बिल्ड कीजिए, उसको और अच्छा बेहतर बनाइए। एंड अगेन, टॉपर कॉपीज एंड टॉपर नोट्स आर अ गोल्ड माइन। आप टेलीग्राम पे बहुत सारे टॉपर्स के चैनल्स हैं, आप उसमें उनके सोर्सेज चेक कीजिए, उनके नोट्स चेक कीजिए। मैंने भी अपने जो नोट्स बनाए हैं टेलीग्राम पे, मैंने अपने चैनल पे शेयर कर दिए हैं। साथ ही साथ बहुत सारे टॉपर्स हैं जिनके नोट्स मैंने रेफर किए, तो वो भी उनकी जानकारी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हैं। काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सोशल मीडिया का यूज़ करना चाहिए कि नहीं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। आई वुड से दैट इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर यूजिंग सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया में ये प्रॉब्लम है कि इट्स वेरी एडिक्टिव, इट गिव्स यू अ डोपामिन रश, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, आपको फोमो होता है ज़्यादा, आप लगातार 1 घंटे तक बैठ नहीं पाते हैं पढ़ाई के लिए। तो मैंने तो काफ़ी टाइम तक, स्पेशली प्रीलिम्स के पहले, अपना सोशल मीडिया बंद ही कर दिया था। सोशल मीडिया के मैंने फ़ोन ही बंद कर दिया था, एंड मैं फीचर फ़ोन यूज़ करता था उस टाइम पे। सो आई वुड सजेस्ट कि आप मिनिमाइज़ कीजिए सोशल मीडिया का यूज़। डिस्ट्रैक्शन कोई भी टाइप के मिनिमाइज़ कीजिए। आजकल के रील का जो कल्चर आ गया है, उससे हमारा फोकस करने का एबिलिटी कम हो गया है, एंड इससे आपके माइंड पे भी लॉन्ग टर्म डेट्रीमेंटल इफेक्ट होता है। जो आपका डोपामिन लेवल्स होता है वो एक बार के लिए काफ़ी हाई हो जाता है, बट वो फिर काफ़ी गिर जाता है, तो उससे आपके एनर्जी लेवल्स भी लो होते हैं। तो आई वुड से कि सोशल मीडिया इन जनरली हमें मिनिमाइज करना चाहिए, उसका यूज़ जितना आजकल चलन है उसके मुताबिक तो हमें कम करना ही चाहिए। आप अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को ठीक करने के लिए स्पोर्ट्स खेलिए, कोई फिजिकल एक्टिविटी करिए, वॉकिंग करिए या रनिंग कीजिए। तो ऐसा कुछ ना कुछ एक्टिविटी रहे तो आप फिजिकली भी फिट रहेंगे एंड मेंटली भी आप बेटर फील करेंगे। आंसर राइटिंग के लिए आई वुड सजेस्ट कि स्पेशली आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन एक ऐसा एस्पेक्ट होता है कि हम आंसर लिख देते हैं, हमें समझ नहीं आता है कि सही है कि नहीं। तो उसके लिए बेस्ट सोर्स होता है मॉडल आंसर्स। आप कोई भी जो भी इंस्टीट्यूट के मॉक्स दे रहे हैं उसके मॉडल आंसर देखिए, देखिए कि कितना मॉडल आंसर से आप मैच कर पा रहे हैं, आपके 4 या 5 पॉइंट्स ओवरलैप हो रहे हैं कि नहीं। और फिर मॉडल आंसर से ही आप जो चीज़ें सीखते हैं वो अपने नोट्स में ऐड कर दीजिए। तो एक मॉडल आंसर होता है। दूसरा है कि क्लॉड या चैट जीपीटी जैसे टूल्स है, उनका आप यूज़ कर सकते हैं फॉर इवैल्यूएशन। और भी एआई टूल्स है आप यूज़ कर सकते हैं, एआई प्लेटफॉर्म्स भी बन गए हैं। ओवर टाइम आपको सेल्फ इवैल्यूएशन की तरफ मूव करना होगा। आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ टाइम तक रिवीजन करेंगे, तो आप में वो क्लैरिटी आएगी कि आपको पता चलेगा कि एक अच्छा आंसर क्या होता है। तो उसके लिए आप खुद उस टाइम कुछ टाइम के बाद आप खुद एबल हो जाएंगे अपना आंसर इवैल्यूएट करने की, ये मैंने कैसा लिखा है। तो हाँ, आपको वो टारगेट में रखना चाहिए मन में कि इतना इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि मैं खुद का आंसर इवैल्यूएट कर पाऊँ। एंड जिस दिन आप उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे, आप में वो क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस आएगा कि आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। Toppers together had written actual mains answers, so where we can get that copies, please mention address sir. IAS हब करके एक इंस्टीट्यूट है, उनकी वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। GS1 से GS4 सारे सब्जेक्ट्स के उन्होंने पिछले 8 से 10 साल के PYQs आंसर किए हैं।
हाउ मेनी आवर्स डिड यू एम टू स्टडी ईच डे? मेरा जनरली प्रयास होता था कि मैं जितने आवर्स तक पढ़ सकता हूँ पढ़ूँ। एक आवर्स मैंने फिक्स नहीं किया था, बट मैं टारगेट सेट करता था कि मंथली टारगेट, वीकली टारगेट एंड देन डेली टारगेट, कि इस मंथ में मुझे ये सब करना है, और उस हिसाब से वीक एंड फिर डे में इतने ये सब्जेक्ट के ये टॉपिक्स करने हैं, एक टेस्ट लिखनी है, एक बार रिवीजन करना है, न्यूज़पेपर करना है, ऐसे 4-5 चीज़ें होती थी। एंड मैं ट्राई करता था, कभी मेरा वो 6 घंटे में भी हो जाता था एंड कभी मुझे 10 घंटे भी लगते थे। तो मैं ट्राई करता था कि मैं उतना पूरा पढूँ। किसी-किसी दिन होता था कि मैं 3-4 घंटे ही पढ़ पाता था। बट जनरली मैं ऑन एन एवरेज वीक के 50 टू 55 आवर्स तो पढ़ाई करता ही था एट लीस्ट, एंड मेंस के पहले दिन के 10 टू 12 आवर्स एट लीस्ट। रिवीजन की एक स्ट्रैटेजी है। रिवीजन, बहुत लोग बोलते हैं कि हम रिवाइज करते हैं बट हमें याद नहीं होता है। ये मेरे लिए भी एक चुनौती थी शुरुआत के दौर में, बट टॉपर्स के एडवाइस से मुझे समझ आया कि रिवीजन सिर्फ 1 या 2 बार से नहीं होता है। आप 5 से 6 बार वही चीज़ पढ़िए। लक्ष्मीकांत जैसी बुक तो आपने 10 बार तो पढ़ लेनी चाहिए। स्पेक्ट्रम आपने 5 से 6 बार पढ़ लेनी चाहिए। तो जब आप इतने बार पढ़ेंगे तभी आपका एक बेसिक रिवीजन होगा, और साथ ही साथ में आप जब इनके टेस्ट देंगे, तो टेस्ट में आप जो गलतियाँ कर रहे हैं, आप वो टॉपिक फिर से पढ़िए। या फिर कोई आपने आंसर भले ही सही कर दिया बट आपका वो तुक्के से सही हुआ हो, तो आप वो आंसर भी देखिए कि उसके बारे में पढ़िए कि और क्या-क्या चीज़ें थी जो आपको पता नहीं थी। तो ऐसे में आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपके नोट्स भी इम्प्रूव होंगे। नोट्स का ऐसा सीन होता है कि मैंने डिजिटल नोट्स ही बनाए थे, क्योंकि हम जैसे-जैसे रिवाइज़ करते हैं, नई चीज़ें पढ़ते हैं, हमें एडिट करना पड़ता है। तो एडिटेबल नोट्स होते हैं डिजिटल डिवाइसेस में, जो हैंड रिटन में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं एग्ज़ाम के हफ्ता 2 हफ्ता पहले तक मैं डिजिटल नोट्स बनाता था, एंड फिर उसके बाद मैं उसको प्रिंट कर लेता था, क्योंकि प्रिंट करा किया हुआ नोट्स पढ़ना थोड़ा ईज़ी होता है। तो लास्ट के कुछ टाइम में मैं प्रिंट कर लेता था, एंड फिर और भी उसमें कुछ ऐड करना है तो फिर मैं पेन पेन से ऐड कर लेता था। तो बेस आपका डिजिटल बनाइए, उसमें आप हैंड रिटन वैल्यू एडिशन करते जाइए। What if I read newspaper daily without making notes and at last revise it from PT 365? Yes, it is enough for current affairs. आप न्यूज़पेपर में, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए, आप न्यूज़पेपर में 15 से 20 मिनट से ज़्यादा ना लगाइए। मेंस के वक्त ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट प्रीलिम्स में आप एक ओवरव्यू लेने के लिए न्यूज़पेपर पढ़िए, या फिर आप एक रुचि की तरह पढ़ रहे हैं, आपकी हॉबी की तरह पढ़ रहे हैं, तो आप और देर पढ़ सकते हैं। तो न्यूज़पेपर में आप उतना ही टाइम लगाइए, एंड करंट अफेयर्स मैगज़ीन मेरे हिसाब से इज़ अ बेटर सोर्स, क्योंकि आपको सारा करंट अफेयर्स एक जगह पे ही मिल जाता है। अगेन, ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है, आपके लिए कुछ और भी वर्क कर सकता है, तो आप कुछ टाइम दोनों टेक्निक्स ट्राई कीजिए, एंड जो आपको ज़्यादा सही लगे, ज़्यादा कंफर्टेबल लगे, वो कीजिए। कोई भी स्ट्रैटेजी गलत नहीं है, बट आपने जो स्ट्रैटेजी अपना ली, फिर उस पे अमल कीजिए, अडिग रहिए, एंड कॉन्फिडेंट रहिए कि ये स्ट्रैटेजी काम करेगी। मैं इसके अलावा CSAT is a big problem area for many people. CSAT में I have scored well, 135 plus this year and 160 plus last year. तो इसके लिए मैं आपको एक स्ट्रैटेजी, जो जनरल एक बेसिक प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसके लिए मैं बता देता हूँ। CSAT की आप ये स्ट्रैटेजी रखिए, अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है तो, या मैथ्स एवरेज है, तो आप स्टार्ट मैथ्स से कीजिए। आप उसमें लो हैंगिंग फ्रूट्स फाइंड कीजिए, मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग, इन 2 टॉपिक्स में आप 10 से 15 क्वेश्चन फाइंड कीजिए, जिनके आप आंसर शॉर्ट सही कर सकते हैं। तो इसके कुछ टॉपिक्स है, बेसिक टॉपिक्स, ईज़ी टॉपिक्स होते हैं, जैसे मैथ्स में टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, एवरेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन। लॉजिकल रीजनिंग के भी कुछ ईज़ी टॉपिक्स होते हैं। मैंने इसकी भी स्ट्रैटेजी की पीपीटी एक बनाई है, मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा। तो मैं टेलीग्राम चैनल आपको
चैट सेक्शन में मेंशन कर देता हूँ। ओके। हाँ, तो सी सैट में आप लो हैंगिंग फ्रूट्स पे फोकस कीजिए इन द सब्जेक्ट्स ऑफ मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। एंड फिर रीजनिंग, जो वर्बल रीजनिंग इंग्लिश के क्वेश्चन है, आप उसको बाद में कीजिए, क्योंकि एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए वो ज़्यादा इजी होते हैं, स्पेशली फॉर नॉन साइंस बैकग्राउंड्स के लिए। हम ऐसे ही काफ़ी रीडिंग की हमें आदत होती है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम मैगजीन्स बुक्स पढ़ते हैं, तो उसके लिए रीडिंग इज़ नॉट अ बिग चैलेंज फॉर अस। सो हम रीडिंग के क्वेश्चंस रिलेटिवली इजियर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप रीडिंग के ट्राई कीजिए कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, एंड मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग के अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस कीजिए, तो अराउंड आप 40 क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे एक गुड एक्यूरेसी के साथ, 80 to 85% की एक्यूरेसी के साथ। तो देयर इज अ गुड चांस, 99% चांस कि आप सी सेट क्लियर कर लेंगे। तो साथ ही साथ थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, 5 साल के पीवाईक्यूज देखिए, उसमें जो मेजर थीम्स है जो पूछी गई है वो देखिए। ये सब आप करेंगे तो आई एम श्योर कि आप सी सेट क्लियर कर लेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी और गवर्नेंस के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मल्टीपल अच्छे सोर्सेस है। एक तो एक शिवन सर का कोर्स है, वो काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा एक ऑथर है अशोक कुमार सर, ही इज़ एन आईपीएस। उन्होंने इंटरनल सिक्योरिटी की काफ़ी अच्छी बुक लिखी है, आप वो रेफर कर सकते हैं एज अ बेस मटेरियल। एंड जो भी रिसेंट हैपनिंग्स, करंट इवेंट्स चल रहे हैं, आप उसको अपने नोट्स में अलग से ऐड कर लीजिए। गवर्नेंस के लिए, गवर्नेंस में ज़्यादा टॉपिक्स होते नहीं है मेंस में। ई गवर्नेंस होता है, सिटीजन्स चार्टर होता है, एनजीओज एंड सिविल सोसाइटी होता है। तो उसके लिए आप टॉपिक वाइज, आप अगर पीवाईक्यूज देखेंगे आपको पता लगेगा कि ये 8-10 टॉपिक्स है, यही से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप उन 8-10 टॉपिक्स के गूगल करके नोट्स बना सकते हैं। गूगल कीजिए, फोरम, इनसाइट्स, इन सब की वेबसाइट्स पे, दृष्टि आईएएस, इनकी वेबसाइट्स पे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। ये सब के नोट्स बनाइए, ये सबको देखिए और अपने नोट्स में ऐड कीजिए। एंड जब गवर्नेंस के लिए इतना सफिशिएंट होगा। आपने स्पेक्ट्रम लाइन बाय लाइन रीड किए थे? यस, स्पेक्ट्रम अपने आप में ही एक नोट्स ही है। जितना कंसाइसली उन्होंने पूरा हमारे इंडियन हिस्ट्री को प्रेजेंट किया है, तो स्पेक्ट्रम आप लाइन बाय लाइन पूरा पढ़िए, स्पेशली अप टू पेज 500। पेज 500 इज बिफोर इंडिपेंडेंस के टाइम तक, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। एंड उसके बाद में आई थिंक सिविल सर्विसेज की हिस्ट्री या फार्मर्स की हिस्ट्री या जुडिशरी की हिस्ट्री, ये सब दिया हुआ है। ये आप प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आप मेंस के लिए जरूर पढ़ लीजिएगा। What did you do with science and technology? Science and technology, since I'm from a non-science background, I have done commerce before this. So मेरे लिए science and technology was a big challenge. And I referred YouTube series by Shivan sir on science and technology. It's very good, especially for prelims. Actually, जो उन्होंने पढ़ाया उसका, उस नॉलेज का यूज करके मैं एक्चुअल प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आंसर कर पाया था। सो आप वो डेफिनेटली चेकआउट कीजिए। आई थिंक 15 या 16 लेक्चर्स है, अराउंड 3 hours ईच। एंड फॉर मेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपके कोई भी आप करंट अफेयर्स का कोर्स लेंगे फॉर मेंस, तो उसमें कवर हो जाएगा। आप या तो मेंस 365 यूज कर सकते हैं। मैंने, दिपिन सर है जो पहले फोरम आईएएस में थे, अब नेक्स्ट आईएएस में है, उनका क्रैश कोर्स लिया था फॉर मेंस।
एंड उसमें उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कवर किया था, तो दैट दोज वर माय ओनली सोर्सेस। हाउ मेनी क्वेश्चंस पर डे मेंस के लिखे अलॉन्ग विद प्रीलिम्स? सो मेरा अप्रोच ऐसा था कि मैं पर डे मेंस के क्वेश्चंस नहीं लिखता था। मैं क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट ही लिखता था मेंस के। तो मैं हफ्ते में बिफोर प्रीलिम्स में हफ्ते में एक टेस्ट देता था मेंस का, ईच ऑल संडेज, एंड आइदर हाफ लेंथ टेस्ट होता था या फुल लेंथ टेस्ट होता था। तो हाफ लेंथ टेस्ट इज 10 क्वेश्चंस एंड फुल लेंथ इज 20 क्वेश्चंस। तो वीक में 10 या 20 क्वेश्चंस कीजिए प्रीलिम्स के पहले। प्रीलिम्स के बाद आप मेंस के काफ़ी ज़्यादा टेस्ट दे सकते हैं। बट अभी तो जैसे प्री के बस 40 ही दिन बचे, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अभी मेंस को साइड में रखिए, अभी प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए। वेरी क्रूशियल डेज। आप रोज अभी ट्राई कीजिए कि 2 या 3 दिन में एक टेस्ट तो दे ही रहे हैं, एंड साथ में एनालिसिस कर रहे हो उसका। एंड उसके अलावा आप रिवीजन कीजिए, 40 डेज में आप 3 या 4 बार रिवाइज कर सकते हैं। सर, आर यूट्यूब मैराथन यूजफुल? यूट्यूब मैराथन मैंने तो पर्सनली रेफर नहीं की है कभी, बट मेरे कुछ दोस्तों ने किया है एंड दे फाउंड इट यूजफुल। आई थिंक ऐसे 12-12 घंटे के मैराथन्स होते हैं बिफोर प्रीलिम्स फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, या इवन बिफोर मेंस भी होते हैं। मैंने पर्सनली रेफर नहीं किया, तो मैं कमेंट नहीं कर सकता इसमें, बट यू कैन ट्राई। कुछ कुछ अच्छे फैकल्टीज है जो करते हैं मैराथन्स, एंड अगर आपने उनसे पहले पढ़ाई की है, जैसे मान लीजिए आपने फोरम आईएएस में ही पहले पढ़ाई की और उन्हीं का मैराथन है, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आपके नोट्स का ही एक तरीके से रिविजन हो जाएगा उसमें। तो आई थिंक यही क्वेश्चन है। अभी मैंने अपनी स्ट्रैटेजी आपको ब्रॉडली बता दी है। आप आप मेरे मेरे से अगर और इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं। एनी मेमोरी रिटेंशन टेक्निक टू रिवाइज एंटायर नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स मेकिंग टेक्निक्स? मैंने तो कोई ऐसे रिटेंशन टेक्निक नहीं यूज की है। मेरा वही होता था कि आप ज्यादा बार रिवाइज करेंगे तो अपने आप ही वो रिवाइज हो जाता था। और थोड़ा स्पेसिंग में रिवाइज कीजिए, कि आप एक सब्जेक्ट आज पढ़ रहे हैं, आज आपने कुछ दिनों में वो सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, तो आप 15 दिन बाद वापस वो सब्जेक्ट उठाइए और ट्राई कीजिए कि आप थोड़ा एक्टिव रिकॉल कर पाए, बिना देखे, आप बिना बुक को देखे अगर आप जितना कुछ अपने आप से याद कर सकते हैं, विच विल बी ग्रेट, जितना भी आपको याद आता है। और जो नहीं आता आप वो उसको वापस देखिए, एंड ऐसा स्पेसिंग कीजिए, 15 दिन, 10 दिन, 12 दिन, इतने इतने दिन के गैप के बाद में सेम सब्जेक्ट पढ़िए। नोट्स ऐसा होता है कि आप जब पहले नोट्स बनाएंगे तो बहुत बड़े हो गए, बट इवेंचुअली आपको बहुत चीजें ब्रेन में फिट हो जाएगी, तो आपके नोट्स भी कंडेंस हो जाएगी। बाय मीन्स आपके पर सब्जेक्ट 40 से 50 पेज के नोट्स बचेंगे। फिनिशिंग सिलेबस विद इन अ ईयर with optionalism, myth or reality? आई थिंक पीपल डू इट। मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग हुआ था, क्योंकि मैं तो फर्स्ट प्रीलिम्स भी नहीं अपना क्लियर कर पाया था, 23 का जो मैंने फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट दिया था। तो बट आई वुड से कि मैं ऑप्शनल के लिए भी उतना अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं था उस टाइम। आई कुड हैव बीन मोर प्रिपेयर्ड, बट पीपल डू इट। इट्स डिफिकल्ट बट इट्स नॉट अ मिथ। आई सीन पीपल like study for less than a year and clear the exam with a good rank. तो आप ये सोच के तो पढ़ाई मत कीजिए कि कम टाइम है, आप पूरा अपनी मेहनत कीजिए, और आप परिश्रम करेंगे तो फल जरूर मिलेगा, भले ही थोड़ा लेट मिले बट जरूर मिलेगा। हाउ कैन आई मैनेज माई प्रिपरेशन विद कॉलेज एज समटाइम्स सेमेस्टर एग्जामिनेशन बिकम्स हार्डर? देखिए, अगर आप अभी कॉलेज में हैं तो आई वुड से कि आप अपने कॉलेज को प्रायोरिटाइज कीजिए।
स्पेशली सेमेस्टर एग्जाम को आप जो जो भी सब्जेक्ट में आप बैचलर्स कर रहे हैं, अब ये ज़रूरी है कि आपको वो सब्जेक्ट के बारे में तो अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अभी नहीं तो आपको इंटरव्यू में उसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और अगर आप अपने सब्जेक्ट के बेसिक आंसर नहीं दे पाए तो इट डज नॉट रिफ्लेक्ट वेल विद द बोर्ड। तो आई वुड सजेस्ट अभी आप प्रायोरिटी बनाइए रखिए अपने कॉलेज के एग्जाम को, एंड यूपीएससी को आप सेकेंडरी चॉइस रखिए कि भाई अगर मेरे पास दिन में 12 घंटे या 6 घंटे मुझे कॉलेज की पढ़ाई करनी है, तो मैं बचे हुए टाइम में जितना टाइम निकाल सकता हूँ यूपीएससी के लिए वो निकाल पाऊँ। How many revision cycles should be done before prelims? Uh, at least 2 to 3 revision cycles, more the merrier. But स्पेशली जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है जिनके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, इनके आप एटलीस्ट थ्री थ्री रिविजन्स तो कर लीजिए। एंड इसके अलावा ये भी मैं बोलना चाहता था कि कुछ लोग कहते हैं कि प्रीलिम्स में आप 3-4 मेन सब्जेक्ट में फोकस कीजिए, बट मेरा थोड़ा कॉन्ट्रेरियन अप्रोच है इसमें। मैं हर सब्जेक्ट को इक्वल इम्पोर्टेंस देता था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऑफन इग्नोर्ड सब्जेक्ट है फॉर प्रीलिम्स, बट मुझे मेरे एक्सपीरियंस में इट इज़ वेरी वेरी रिवॉर्डिंग अगर आप बेसिक्स अच्छे से कर लेते हैं तो आई वुड से प्रीलिम्स में आप, इवन मेंस में आप सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इम्पोर्टेंस दीजिए। नॉट एग्जैक्टली इक्वल, बट एक बेस लेवल इम्पोर्टेंस आपको हर सब्जेक्ट के लिए देने चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट आप कंप्लीटली छोड़ नहीं सकते। आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़िए, आप एंशिएंट मिडीवल भी पढ़िए, ज्योग्राफी आप काफ़ी अच्छे से पढ़िए, एंड इसके अलावा करंट अफेयर्स भी देखिए। कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीटली इग्नोर मत कीजिए। Can we get your mains and prelims notes? Yes, sure. I have uploaded in on my Telegram some of the notes, and I'll upload the rest very soon. My optional subject was commerce and accountancy. How to increase 115 for GS1 plus 31. सी मेन तो मुझे लगता है कि यूपीएससी मेंस में आप थोड़ी सब्जेक्टिविटी होती है। एग्जैक्टली 31 मार्क्स का जंप कैसा है मैं भी कंप्लीटली श्योर नहीं हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने पेपर अच्छा ही किया था। इस साल मैं आपको बता देता हूँ मैंने जो चेंजेस किए। फर्स्टली मैंने, एज आई मेंशन बिफोर, मैंने डायग्राम्स एंड मैपिंग काफ़ी ज़्यादा की, वो काफ़ी आंसर्स में ऐड किया। आई थिंक उसका एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हुआ होगा स्कोर पे। सेकेंडली मैंने सारे क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट किए थे इस बार। मैंने पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री भी काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की थी, बट इट वाज ओनली बिकॉज इस बार मेरे पास ज़्यादा टाइम था। मैं पिछले बार भी पढ़ चुका था। तो हाँ, तो सारे सब्जेक्ट्स जब आप अच्छे से कवर करते हैं तो ऐसा होता है कि बाउंसर क्वेश्चन, जो लोगों को बाउंसर क्वेश्चन लग रहा है वो भी आप सॉल्व कर देते हैं। तो हाँ, सारे सब्जेक्ट्स की वजह से वुड बी अ मेन फैक्टर फॉर स्कोरिंग 115 दिस ईयर। एंड अगेन फोकस ऑन ज्योग्राफी एंड सोसाइटी, वेरी डीपली हाईली रिवॉर्डिंग सब्जेक्ट्स। आप इनके अच्छे नोट्स बनाइए। मैंने ज्योग्राफी के अपने नोट्स शेयर किए हैं। ऋषिकेश सर थे AIR 95 2019 में, उनके नोट्स से इंस्पायर होकर मैंने नोट्स बनाए थे। आप उनके नोट्स भी चेक कर सकते हैं। How to tackle bouncer question, pattern recognition works. Pattern recognition works sometimes. जैसे अगर बाउंसर क्वेश्चन थोड़ा कुछ रिलेटेड है, जैसे लास्ट ईयर एक ट्विस्टर पे क्वेश्चन था, तो काफी लोगों को ट्विस्टर क्या था वो नहीं पता था, बट टोर्नाडो, साइक्लोन, इनके बारे में आइडिया था। तो आपको एक ब्रीफ आइडिया हो एक सिमिलर सिमिलर कॉन्सेप्ट का, तो आप वो वैसा आंसर लिख सकते हो उस पर। बट बाउंसर क्वेश्चन तो सभी के लिए बाउंसर है, तो आप उस पर ज़्यादा टाइम ना वेस्ट कीजिए। A weird question among sociology, anthro and philo, which is the most scoring? Um, Honestly, I don't know. I think all the options score really well. Especially sociology and anthro, इसमें I have seen my friends scoring 280, 290, even 300 this year.
फिलोसफी आई हर्ड कि इसका सिलेबस थोड़ा छोटा है, तो आप चेक कर सकते हैं तीनों, बट आई वुड से तीनों स्कोरिंग है। ऑप्शनल में ऐसा होता है कि आप ट्राई कीजिए कि आप जो भी ऑप्शनल ले रहे हैं, यू शुड बी इन द टॉप 5% ऑफ दैट ऑप्शनल। अगर आप सारे कैंडिडेट्स में उस ऑप्शनल के टॉप 5% में हैं, तो आपके मार्क्स डेफिनेटली अच्छे आएंगे। आपके मार्क्स 270, 280, 290 प्लस ही आएंगे। तो आप जो भी ऑप्शनल ले रहे हो उसमें अपने आप को इतना अच्छा बना लीजिए कि आप टॉप 5% या टॉप 10% में रह पाए। हाउ डू आई डिसाइड मैं ऑप्शनल ऑप्शनल के लिए, एज ए मेंशन, आप दो चीज़ों पे ही फोकस कीजिए। एक तो आपका इंटरेस्ट एरिया, दूसरा आपका एप्टीट्यूड। इंटरेस्ट रहेगा तो ही आप वो ऑप्शनल ज़्यादा टाइम तक पढ़ पाएंगे। एंड एप्टीट्यूड, आप एप्टीट्यूड इज बेसिकली योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो जैसे कुछ सब्जेक्ट है, जैसे अगर मैं अभी मैथ्स उठाऊंगा तो मेरे लिए वो बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। बट जैसे एंथ्रोपोलॉजी में इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अगर आपकी इसमें रुचि है और आप उसको समझ भी पा रहे हैं कि क्या कन्वे करना चाह रहा है ऑथर, तो आप वो ऑप्शनल ले सकते हैं। तो ऑप्शनल मार्क्स मत देखिए, आई वुड से ऑप्शनल के लिए इंटरेस्ट प्लस एप्टीट्यूड। आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। लास्ट में, sir, I prefer making note on first reading from multiple sources and revise and re-revise it from it with value addition. Can I use this approach or no option? Yes, yes, definitely. आप भले ही कितने भी सोर्सेज से पढ़िए, इट शुड बी योर गोल कि आपका एक कंसोलिडेटेड सोर्स बने विच विल बी योर नोट्स। तो आप भले ही मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ रहे हैं, बट वो आप अपने नोट्स में डाल रहे हैं, तो इवेंचुअली आप सिर्फ अपने नोट्स ही पढ़ने वाले हैं। रिवाइज तो आप अपने नोट्स ही करेंगे, तो उससे आपकी रिटेंशन मेमोरी ज़्यादा रहेगी। तो रिटेंशन की आप किसी ने सवाल किया था, तो उसमें एक ये चीज़ ये भी है कि आवर ब्रेन इज बेटर एट रिटेनिंग इमेजेस देन टेक्स्ट। तो आप सेम नोट्स या आपकी सेम कॉपी बार बार पढ़ते हैं, तो वो फोटोजेनिक मेमोरी में आ जाता है आपके। तो आपको रिटेंशन ज़्यादा रहेगा अगर आप सेम सोर्स से बार बार पढ़ रहे हैं। तो this will be one advice for increasing memory and retention. So I think with this, I will like to conclude the session. Thanks a lot, all of you, for joining in and being with me throughout the interaction. Thank you for thank you UPSC time for giving me this opportunity, and a pleasure interacting with you all. And I wish you guys all the best. Be confident, work really hard in the next few days, at least until prelims, and then take a short break. Uh, you will definitely succeed if you keep preparing, keep working hard, and do not be bothered about what the result would be. You have to be confident in your abilities. Don't worry about the result at this stage. Just worry about the effort that you have to put in. So put your utmost effort, utmost sincere effort, कि आपको बाद में regret ना हो. So that would be my advice for you, and all the best. Thank you.